गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। जिनेवा कन्वेंशन 1928। जिनेवा कन्वेंशन जो है वो फाउंडेशन है जितने भी वेज लॉज हैं अपनी, इसमें रिजोल्यूशन पास हुए थे। पहला रिजोल्यूशन था इसमें सिक्योर इंजॉयमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। Second, provide protection against exploitation. Third, ensure freedom of contract. Four, remove unreasonable restrictions. 1928 से पहले जो अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस फेयर एप्लीकेबल थी, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो एग्रीमेंट था वो उसी के ऊपर वेज बनती थी। सभी वेज कोई फिक्स नहीं थी, सिक्योर नहीं थी, टाइम फिक्स नहीं था और मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन लेबर क्लास का होता था। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसमें जो एम्प्लॉयर है उसका हमेशा ही अपर एंड रहता है, तो अपने बेनिफिट के हिसाब से वो एग्रीमेंट बनाता है और वर्कर की मजबूरी होती है, वो बाउंड होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, उसको जॉब करनी है। उसके बाद कुछ अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एम्प्लॉयर लगाते थे, वो डिडक्शन की हैं, बेनिफिट्स की हैं, बोनस है, इन सब की जो रेस्ट्रिक्शन थी, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को उनको रिमूव करना जिनेवा कन्वेंशन 1928 के ये रिजोल्यूशन में सब डिक्लेयर हुए। और इन्हीं रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में फर्स्ट टाइम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बना। जो 1948 का जो एक्ट है उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, पहला उसकी प्रियम्बल से हमें पता लगता है। प्रियम्बल क्या कहती है? टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल। प्रियम्बल का को पढ़े तो उससे ऑब्जेक्ट पता चलता है कि एक्ट का क्या था। मिनिमम वेज को फिक्स करना था। पार्ट 1 जो शेड्यूल का है उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट थी, इंडस्ट्री थी, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको स्पेसिफाई किया गया था कि इनके अंदर मिनिमम वेजेस लॉ जो अपना एप्लीकेबल होगा। दूसरा फिर ऑब्जेक्ट इसमें था स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ वेजेस, यानी कि जो वेजेस हैं वो लॉ के द्वारा फिक्स होंगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उसको फिक्स नहीं करेगा, यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी वेजेस फिक्स करें। थर्ड ऑब्जेक्ट था इसमें प्रोहिबिट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो लेबर क्लास है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन था मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, उन सबको रोकना। टू एंश्योर द लेबरर हैव ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ का था उसको सबको प्रोवाइड करवाना, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब तक बनना तैयार हो चुका था और उसमें अपने कॉन्सेप्ट आए थे लाइफ, लिबर्टी, पर्सनैलिटी, इन सब का सिक्योर करना था। टू ब्रिंग सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर प्रियम्बल पढ़ो उसमें भी एक ऑब्जेक्ट है कि सोशल जस्टिस हमें अचीव करना है। टू एंश्योर दैट द वर्कर कैन मीट देयर डेली नीड्स, फिजिकल नेसेसिटी, प्रॉपर हेल्थ एंड कंफर्ट। लेबर क्लास की जो वेजेस हैं वो इस तरह की हों कि जो डेली रिक्वायरमेंट है एक फैमिली की वो सब उसमें पूरी हों। हेल्थ की जो कंडीशंस हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो हर लेबर क्लास को मिले। टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज फिक्स्ड। जो वेजेस फिक्स हुई हैं उनको एक पीरियोडिक टाइम के बाद रिवीजन होना चाहिए, यानी कि इस एक्ट के अंडर भी प्रोविजन था कि हर 5 साल के बाद वेज कमीशन बनेगा और वो वेजेस को रिवाइज करेगा। टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड विद एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। जो एडवाइजरी कमेटी बनेगी उसके अंदर जो वर्कर हैं और एम्प्लॉयर हैं उनके इक्वल नंबर रहेंगे, इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर कुछ अपने कोर्ट के जजमेंट आते हैं जो आगे चल के 2019 का जो वेज एक्ट बना उसमें इनका एक मेन रोल भी है। एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1954। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, जो एक्ट है 1948 का उसको ऑब्जेक्ट में ये भी है टू चेक द ब्लड एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन है लेबर क्लास का उसको रोकना। टू सिक्योर द मिनिमम वेजेस, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, टू अपरूट स्ट्राइक एंड लॉकआउट बाय रीजनेबल पेमेंट। जो स्ट्राइक और पेमेंट लॉकआउट हैं वो डिस्प्यूट हैं, उनके केस में होता है स्ट्राइक करते हैं वर्कर और लॉकआउट करता है एम्प्लॉयर।
अगर रीजनेबल पेमेंट होती रहेंगी तो स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो इंडस्ट्रीज में नहीं होंगे। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक्ट के ऑब्जेक्ट ये भी हैं। फर्स्ट है मिनिमम वेज रेट मस्ट इंश्योर, जो वेज रेट फिक्स करेगी स्टेट वो इंश्योर करेगा फर्स्ट फिजिकल नीड ऑफ वर्कर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टारवेशन, प्रिजर्व एफिशिएंसी ऑफ एज ए वर्कमैन, प्रोवाइड एजुकेशन मेडिकल एंड एम्यूनिटीज ऑफ लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 1948 एक्ट, बिजोय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1955। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम जो 1948 का था मिनिमम वेजेस एक्ट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। जो एम्प्लॉयर है उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपना आर्टिकल 19(1)(g फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है, ये एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब एम्प्लॉयर का ये मानना था कि ये जो एक्ट बना है 1948 का, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है और आर्टिकल 19(1)(g को वायलेट करता है। पर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसका बोलना था, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये आया कि आर्टिकल 19(1)(g के अंडर जो फ्रीडम है वो सब्जेक्ट टू किसके हैं, आर्टिकल 43 के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी वर्कर्स को जो मिनिमम स्टैंडर्ड है लाइफ के वो सब उनको प्रोवाइड करवाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। ये जो बना है इसके अंडर जो पॉलिसी है, ऑब्जेक्ट है, जो हमें अचीव करना है वो आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमें प्रोवाइड किया गया है। डज द एक्ट वायलेट आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इन यू यूनिचोई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AI 1962, इस केस में दोबारा फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया गया आर्टिकल 19(g के अंदर। और दूसरा केस इसमें आता है पन्ना सिंह प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1973। इन दोनों केस में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट टू एरेडिकेट द इविल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर दस नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दोनों ये जो एक्ट है 1948 का, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो शोषण को रोकना है लेबर क्लास का, तो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज रेट विच प्रिवेल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज हैं अपनी, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके अंदर ये एप्लीकेबल है। इसको जस्टिस हिगिंस हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ कोर्ट के अंडर थे वो, उन्होंने हार्वेस्टर केस है अपने ऑस्ट्रेलिया का, उसी के अंदर जस्टिस हिगिंस ने इसको फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था। ये डेवलप वहाँ से हुआ था। जस्टिस हिगिंस ने डिफाइन किया इसको, द लिविंग वेज वन एप्रोप्रिएट फॉर नॉर्मल नीड ऑफ एवरेज वर्कर रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सिविलाइज सोसाइटी। एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन जिसको हम ह्यूमन बीइंग मानते हैं, एक सिविलाइज सोसाइटी में जो रहता है, सिविलाइज सोसाइटी में उसको एग्जिस्टेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो जहाँ से पूरी होंगी उसको हम लिविंग वेज कहेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, द लिविंग वेज मस्ट प्रोवाइड नॉट मेयरली फॉर एब्सोल्युटली एसेंशियल सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, बट फॉर कंडीशन ऑफ फंगल कंफर्ट एस्टिमेटेड बाय करंट ह्यूमन स्टैंडर्ड। दस लिविंग वेज इंक्लूड किसको करेंगे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और बढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग तक लिमिटेड था, अब इसको आगे बढ़ा दिया, एजुकेशन, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड किए गए। कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वेज, फेयर वेज मीन्स वेज बिटवीन द लिविंग वेज एंड बेयर मिनिमम वेज। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में इसको डिफाइन किया गया था। ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1965, इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये आई, ए फेयर वेज इज ए स्टेप लोअर देन लिविंग वेज, इट मे बी नीड बेस्ड मिनिमम वेज विच इज एडुकेट टू कवर द नॉर्मल नीड ऑफ एवरेज वर्कर। जो एवरेज वर्कर हैं उनकी जो
नॉर्मल रूटीन की लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो जो पूरी हो जाए उसको हम फेयर वेज मानेंगे। शिवराज फाइन आर्ट लिथोवर्क वर्सेस स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल कोड 1978। Wage must be fair, sufficient to provide food, shelter, clothing, medical and education of children, but not exceeding wage earning capacity of a worker. Fair wage is thus related to earning capacity and workload of worker. A fair wage will grow with the growth and development of national economy and capacity of industry to pay. Concept of minimum wage. Kamani Metals and Alloy Limited versus their workmen 1967 Supreme Court. Minimum wage is lowest wage which efficiency of worker is likely to be impaired. अगर मिनिमम वेजेस से नीचे वेजेस किसी को मिलेंगी तो वर्कर की जो एफिशिएंसी है उसको वो हार्म करेंगी, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका। मिनिमम वेज इंक्लूड कन्वेंशनल नेसेसिटीज़। कन्वेंशनल नेसेसिटीज एक पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो ज़रूरत है एक फैमिली की, उन सबको हम बोलते हैं। अगर वो सब जिसमें पूरी हो जाएं उसको मिनिमम वेज मान लेंगे। क्राउन एल्यूमिनियम वर्क वर्सेस देयर वर्कमैन 1958 सुप्रीम कोर्ट। एनी एम्प्लॉयर हु इज अनअवेलेबल टू पे मिनिमम वेजेस टू वर्कर हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डिफाइन किया था कि कोई एम्प्लॉयर इस कंडीशन में नहीं है जो मिनिमम वेजेस अपने वर्कर को दे सके, तो उस केस में इंडस्ट्री को शट डाउन कर देना चाहिए। उसको एग्जिस्टेंस का कोई राइट नहीं है, उसको अपना बिजनेस रन नहीं करना चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, फोर्स लेबर फॉर रेम्यूनरेशन और एट लीस्ट देन द मिनिमम वेजेस वायलेट आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 23 में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अगर जो मिनिमम वेजेस हैं उनसे नीचे वेज मिलेंगी तो आर्टिकल 23 का वायलेशन है। आर्टिकल 43 FD डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी वो वायलेशन होता है। तो एडुकेट पनिशमेंट मस्ट बी विजिटेड अपॉन एर्नेस्ट एम्प्लॉयर। द प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग मेजर फाइन वाज डेप्रिशिएटेड। कोर्ट का ये मानना था कि अगर जो एम्प्लॉयर आर्टिकल 23 का वायलेशन करता है तो उनको एडुकेट पनिशमेंट मिले। सिंपल फाइन से ये काम नहीं चलना चाहिए, उनको पनिशमेंट जरूरी है। शॉर्ट कमिंग ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। 1948 का जो एक्ट था उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग थी, वो इस तरह है। पहला आता है इसमें जुडिक्शन और एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट इज लिमिटेड। जो एक्ट की एप्लीकेशन है वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल में ही थी, उससे बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा ये है, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सच इंडस्ट्री वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर लेस देन 10 दो इट शुड बी मेड एप्लीकेबल टू देम। जहाँ 10 से कम वर्कर हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। थर्ड इसमें था, नेशनल मिनिमम रेट ऑफ वेजेस वाज एब्सेंट। हर स्टेट ने अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वेजेस फिक्स की थी, ऑल इंडिया लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था। फोर्थ इसमें आता है, एग्जेम्पशन टू पे इन काइंड इन एडिशन टू कैश इज इरेलेवेंट। नॉर्मल रूल ये था कि करेंसी में उनको कैश में वेजेस की पेमेंट होगी, लेकिन कुछ इंडस्ट्री में यह था कि उनमें कुछ गुड्स या काइंड भी वो पे कर सकते हैं, वो भी रिलेवेंट है। नंबर 5, मेंबर ऑफ कमिटी डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन लेबर वेलफेयर। जितनी भी एडवाइजरी कमेटी बनती थी वो लेबर वेलफेयर के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, ये भी इसका कुछ ड्रॉबैक है। रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। 99 में सेकंड नेशनल लेबर कमीशन बनाया गया, उसकी कुछ सुजेशन थी। रेशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू लेबर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर ensuring ए मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। The NCL, which submitted its report in June 2002, had recommended that the existing labor law should be broadly amalgamated into the following groups. लेबर कमीशन था, उसकी रिपोर्ट थी
कि जितने भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है जहाँ पे प्रोविजन स्कैटर्ड हैं, कुछ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में आते हैं, कुछ मिनिमम वेजेज एक्ट में आते हैं, कुछ बोनस में आते हैं, कुछ ग्रेचुटी की लॉ है, उन सब में ये जो लॉ अपने स्कैटर्ड हैं इन सब को इकट्ठे करके चार बड़े एक्ट बनाए जाएं। फर्स्ट था उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सेकंड वेजेज, थर्ड सोशल सिक्योरिटी, फोर्थ था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कंसिडरिंग द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1992 में आए, जो वर्कमैन वर्सेस रेप्टोकेस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड के जो केसेस थे अपने, कमेटी रिकमेंड दी नेशनल मिनिमम वेजेस should be able to meet a working family minimum required expenditure on food, non-food, which should be adequate to preserve the efficiency of worker at their job and the health of their family. Application of Code on Wages 2019. The Code on Wages Act is applicable on all the employees, including organized, unorganized sector employees, and is not restricted only to the employees of the scheduled employment as was in the case of repeated minimum wages act. Will minimum wages be uniform across the country? No. Different states will set their respective minimum wages. In addition, the code introduces national minimum wages, which will be set by the central government. This will act as a floor for state government to set their respective minimum wages. The central government may set different national minimum wages for different state or regions. For example, the center can set a national minimum wage of rupees 10,000 for Uttar Pradesh and 12,000 for Tamil Nadu. Both of these states would then have to set their minimum wages either equal to or more than the national minimum wage applicable in that state. Definition of wages, section 2y. The definition of the term wages, this new code has narrowed down the allowances, benefits that were incorporated in the repealed Act of Payment of Wages and Minimum Wages Act. Now the term wages is a mixture of basic pay, dearness allowance and retaining allowance, but exclude many earlier allowances. But if allowances is more than 50% of remuneration, then amount in excess of 50% of allowance will be deemed as wages. 2K. 2K define employee. Employee mean any person other than an apprentice engaged under the Apprentice Act 1961, employed on wage by an establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward, whether the term of employment be express or implied, and also include a person declared to be an employee by the appropriate government, but does not include any member of the armed forces of the union. Prohibition of discrimination on the ground of gender. Section 3. Section 3 prohibits the discrimination on the ground of gender. There shall be no discrimination in an establishment or any unit thereof among employees on the ground of gender in matter relating to wages by the same employer in respect of the same work or work of a similar nature done by the employees. No employer shall, in order to pay equal remuneration, first, reduce the rate of wages of any employee. Second, make any discrimination on the ground of sex while recruiting any employee for the same work or work of similar nature and in the condition of employment, except where the employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being in force. Payment of minimum rate of wages, section 5. The code envisages that no employer shall pay to any employee wages less than the minimum rate of wages notified by the appropriate government. Fixation of minimum rate of wages, section 6. Section 6 imposes
a duty on the government to fix the minimum wage. The code prohibits employees from paying wage less than the minimum wages. Minimum wages will be notified by the central or state government. This will be based on time or number or pieces of product. The minimum wage will be revised and reviewed by the central or state government at an interval of not more than 5 years. While fixing minimum wage, the central or state government may take into account factors such as skill of worker and difficulty of work. Component of minimum wages. Section 7. Basic rate of wages and cost of living allowance. Second, basic rate of wages with or without cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of supplies of essential commodities at concessional rate where it is authorized. Third, in all inclusive rate. Procedure for fixing and revising minimum wages. Section 8. Appropriate government appoint a committee consisting of the following persons: representing employers, representing employees in equal number, independent person not exceeding 1/3 of the total member of the committee. Section 8(1)(b). Appropriate government by publication of notification of the proposal with a time not less than 2 months. Require representation from the society or working class. Approved government shall consult with advisory board constituted under section 42 after this 2-month period. Section 8(3). After considering report under section 8(1)(a) and the representation made under B, appropriate government shall notify minimum or revised wage. It shall come into force on the expiry of 3 months from the date of issue of. Section 8(4). Appropriate government revise wages ordinarily at an interval not exceeding 5 years. Power of central government to fix floor wage. Section 9. This new code for the first time introduces the concept of floor wages, which was not in practice earlier. The concept of floor wages means that the central government will set the national floor rate for wages after taking into account the minimum living standard of workers varying across geographical areas. Where existing minimum wages are higher than the floor wage, the same shall be retained. State government will fix the minimum wages for their region which cannot be lower than the national floor rate of wages. Section 42. Advisory Board. The central and state government will constitute advisory board. The central advisory board will consist of the employees in equal number as employers, independent persons, and 5 representatives of state government. State advisory board will consist of the employers, employees, and independent persons. Further, 1/3 of the total member on both the central and state board will be women. The board will advise the respective government on various issues including fixation of minimum wage, increasing employment opportunity for women. Duties of employer. Under section 43, employer is responsible to pay various dues on time. Under section 44, payment of various undisbursed dues in case of death of employees. Section 45. Claim and procedure under the code. Appropriate government appoint a gazetted officer as authority to hear the claims under the Act. Authority will decide the claim within 3 months and award compensation not more than 10 times. Who can file claims? Employee himself can file claim. Trade union or inspector cum facilitator can file claim petition within 3 months from the date of incidence. Power and function of inspector cum facilitator. Section 51. The appropriate government may, by notification in the official gazette, appoint such person as it think fit to be inspector for
the purposes of this act and define the local limit within which they shall exercise their functions. He shall be public servant under section 21 of IPC. Duties of inspector: advise employer and worker relating to compliance of the act. Inspect the establishment assigned to him by the appropriate government. Web inspection. This was the new concept introduced in New Wages Act. Examine any person whom he find in any such premises of the establishment who he has reason to cause to believe is an worker of the establishment. Subsection 6b. Require any person to give an information which is in his power to give with respect to the name and address of the persons. Seize or take copies of such register, record or of wages or notices or portions thereof as he may consider relevant in respect of an offence under this act, which he has reason to believe has been committed by the employer. Exercise such power as may be prescribed by the code. Any person required to produce any document or thing to give any information by an inspector under subsection 5 shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 175 and 76 of the Indian Penal Code. Section 54. Offences and penalties under the new code. Offences: paying less wage than due wage or contravenes any provision of the act. Penalties for certain offences: any employer who pay to an employee less than the minimum rate of wages fixed for that employees, the penalty up to 50,000 can be imposed. B. Similar offence if committed within 5 years, then the imprisonment of 3 months and fine up to 1 lakh or both can be imposed of the employer. C. Contravenes any rules, rule or orders, a fine up to 20,000 rupees may be imposed. If similar offence committed within 5 years shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 month or fine which may extend to 40,000 rupees or both. Non-maintenance of the record: in such type of cases, fine up to 10,000 may be imposed on the employer. Thank you.